हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 10 की, जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। जिसको हम एकदम इजी वे में समझने वाले हैं। आपका एक बारे में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है। और आपके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिससे मैंने 10 के 10 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसको मैंने इस वीडियो में डाल रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर देख लो, इस वीडियो को देख लो, आपके फिजिकल में 70/70 आएंगे। ठीक है ना, पूरी गारंटी है। तो आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपका जो लास्ट चैप्टर बच रहा है ये, और इसके बाद आपका सिलेबस भी खत्म। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन मैंने पूरा करा दिया है। बाकी जो आपका बचता है एमसीक्यूज केस स्टडी वाले क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना भाई। तो मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब काम बचता है तुम लोगों को, वो तुम कर लेना। ठीक है ना। ये हो गया। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर ने आपके सामने। आपके कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11 ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर है आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की। चैप्टर का नाम क्या है? खेल प्रशिक्षण और डोपिंग, है ना। यानी खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो खेल प्रशिक्षण का मतलब क्या है? ठीक है। प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं हम। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स क्या है, यानी खेलों में प्रशिक्षण का मतलब क्या है बेसिकली, इसका हम बात करते हैं। तो देखो, अगर बात करूं प्रशिक्षण की, तो है क्या भाई, आपको बेटर प्रदर्शन, एक बेटर परफॉर्मेंस आपको गेन करनी है। उसके लिए आप जो ट्रेनिंग आप लोगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। तो खेल प्रशिक्षण क्या है? उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। खिलाड़ियों के उच्चतर प्रदर्शन के लिए, एक अच्छे प्रदर्शन के लिए जो एक प्रोसेस पूरा तैयार किया गया, जो एक प्रक्रिया पूरी बनाई गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ियों के स्तर को सुधारा जाता है। ठीक है। जो खिलाड़ियों का स्तर है खेल का, उसको सुधारा जाता है, जिससे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। तो खेल प्रशिक्षण समझ आया। उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? खेल प्रशिक्षण बोलते हैं। समझ आ रहा है भाई। आगे चलते हैं। अब ना, खेल प्रशिक्षण में कुछ सिद्धांत है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आपका खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत, तो जितने इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत है भाई अति भार का सिद्धांत। यानी कि जो खिलाड़ी है ना, थोड़ा उसको अति भार दो। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे। तो ये अति भार का सिद्धांत कहता है, ताकि जो है उसका, जब उसको अभी से भार देंगे, तो खेल के टाइम पे जिसके लिए वो ट्रेनिंग ले रहा है, आन जब उस टाइम पर क्या होगा, जब उसको थोड़ा भार ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा ओवरलोड आएगा, तो ताकि वहां वो मैनेज कर पाए। तो इसलिए अति भार का सिद्धांत ये डेवलप किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है बेसिकली अति भार के सिद्धांत का? कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए, ये कहा। और क्यों बढ़ाना चाहिए मैंने बता दिया है। उदाहरण के लिए, सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, वह मान लो कि ऐसा कोई गेम है जहां पर सहन क्षमता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको एंड्योरेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को उससे अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए, है ना भाई। सहन क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए भाई मांसपेशियों को ना लंबे समय तक काम करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जितना वे अभ्यस्त हो चुकी है, मतलब कि मांसपेशियां बिल्कुल थक चुकी हैं काम करते करते, लेकिन उनको और लंबी अवधि तक थोड़ा काम करना है, ताकि उसकी क्या बढ़ जाए? सहन क्षमता बढ़ जाए, यानी कि थकावट की स्थिति में काम करने की शक्ति उसकी बढ़ जाए। तो ये क्या होता है? हमारी सहन क्षमता होती है। तो अतिभार का सिद्धांत भाई यही कहता है कि उसके प्रशिक्षण भार को बढ़ाना है, ताकि उसका प्रदर्शन और निखर जाए, बढ़ जाए। तो अतिभार का सिद्धांत ये कहता है, ध्यान रखना। उसके बाद है भाई प्रकृति क्रम का सिद्धांत। प्रकृति क्रम का सिद्धांत क्या कहता है भाई? जो अति भार है ना, उसको धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाना चाहिए। यानी कि तुमने एक बार में उसके ऊपर थोप दिया, मान लो वेट लिफ्टिंग करते एक बार में तुमने सारा वजन उसको दे दिया, नहीं गिर जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो अति भार है, जो ओवरलोड है, उसको धीरे धीरे दो, जिससे कि भाई वो संभल भी तो पाए। जिसके अनुसार जिससे क्या भाई, खिलाड़ियों को इसे संभालने में आसानी हो, है ना। और ये सिद्धांत क्या है, उचित विश्राम और पुनः शक्ति प्राप्ति भी एहसास कराता है। क्या मतलब है भाई? जो भार है वो धीरे धीरे दो, इससे क्या होगा उस। और ये सिद्धांत जो प्रकृति क्रम का सिद्धांत है, यानी कि धीरे धीरे इसको क्या करना है भाई? भार देना है। इससे क्या होगा, उसको उचित विश्राम करने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, और वो फिर से क्या रिकवरी भी कर पाएगा, यानी कि पुनः शक्ति प्राप्त भी कर पाएगा। ठीक है, थक गया, थोड़ा उसको रेस्ट दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो। मान लो पहले वो
पहले वो 5 मीटर दौड़ रहा था, ट्रेनिंग का पार्ट है मान लो कि दौड़ना, पहले वो 5 मीटर दौड़ रहा था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा आपने आराम करवाया, ठीक है, ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए, यानी पूरा शक्ति प्राप्त कर ले। अब उसे 10 मीटर उसको दौड़ना है अगला, तो हम क्या कर रहे हैं, भार को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आप 15 मीटर, फिर 20 मीटर ऐसे करके बढ़ाएंगे। लेकिन वो मान लो कि 10 मीटर उसकी क्षमता है दौड़ने की, उसको बोलते तुमने 100 मीटर दौड़ना है, थक जाएगा भाई बेचारा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रकृति क्रम का सिद्धांत क्या है, तो जो आप अति भार दे रहे हैं उसको थोड़ा धीरे धीरे दीजिए, ठीक है, समझ आ गया, तो ये हो जाएगा। आगे मैं बात करूं, उसके बाद है भाई निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या कहता है, जो कि तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत जरूरी है। निरंतरता का नियम ये कहता है भाई कि जो भी ट्रेनिंग है ना, उसमें लंबे अवकाश नहीं होने चाहिए। लंबे अवकाश का मतलब कि जो अंतराल है ना ट्रेनिंग का, उसमें गैप नहीं होने चाहिए, ठीक है। मान लो कि एक दिन में 2 ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग होती है, तो उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो ट्रेनिंग का टाइम तुमने रखा है उसमें जब लंबे लंबे गैप डेज नहीं होने चाहिए, ये लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो खिलाड़ी होगा वो आलसी बनेगा, ठीक है। तो उसमें करने हमें निरंतरता का नियम होना चाहिए, अगर हमें ट्रेनिंग को सही तरीके से करना है या उसके प्रदर्शन को अच्छे से बढ़ाना है, ठीक है। यही चीज तुम्हारे पढ़ाई में भी रहती है कि तुम्हें भाई पढ़ना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, लंबे लंबे अंतराल मत दो, आज तुमने एक दिन पढ़ा, अब 6 दिन बाद पढ़ोगे ना, डेली पढ़ना है, ठीक है ना। तो निरंतरता होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। तो सीख लो कुछ इस नियम से, है ना, फिजिकल के लिए नहीं है ये। तो निरंतरता का नियम क्या है भाई, प्रशिक्षण की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का लंबा अवकाश नहीं होना चाहिए। और कोई 2 प्रशिक्षण सत्र भी है, मतलब कि 2 ट्रेनिंग के प्रोग्राम बना रखे हैं, मतलब कि एक दिन हो गए, उसके बाद दूसरी जब भी ट्रेनिंग होगी तो उसमें लंबा गैप नहीं होना चाहिए। तो 2 सत्र हो जाएंगे ना प्रशिक्षण के, दो सेशन हो जाएंगे प्रशिक्षण के, नहीं ट्रेनिंग के, तो उसके बीच लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद विविधता का सिद्धांत, यानी प्रशिक्षण जो है, जो ट्रेनिंग है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तुम्हें, क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, वो बोरिंग ना लगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपको जो एक्टिविटीज आप करा रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग में, या जो व्यायाम आप उस खेल के लिए करा रहे हो, जिसके लिए उसको तैयार कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। मतलब एक्टिविटीज बदल बदल के करानी चाहिए, नहीं कि आप एक ही एक्टिविटीज को लंबे समय तक खदेड़ रहे हो, उसे करवाए जा रहे हो, तो उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा, है ना। तो वही बात है, तो प्रशिक्षण को रोचक बनाना है, प्रेरणादायक बनाना है। तो इसके लिए विविधता कैसी, उसमें विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, किसमें, उसमें जो भी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं ट्रेनिंग में, आपने जो जो भी इंक्लूड कर रखी है ना एक्टिविटीज, या जितने भी व्यायाम वगैरह हैं, उसमें थोड़ी विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यानी कि व्यायाम की प्रकृति, समय और पर्यावरण में बदलाव शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि परिवर्तन होना चाहिए। और क्या होता है, जो विविधता है ना, जो डाइवर्सिटी है, वो खिलाड़ियों को उबने से बचाती है। जैसे तुम पढ़ते पढ़ते उबते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते तुम उबो ना, पढ़ते पढ़ते मतलब कि यहाँ पर वो खिलाड़ी है, क्या है, वो ट्रेनिंग में उबे ना। तो विविधता क्या करती है, जो वो उब जाता है ना उस चीज से, वो उसको उबने से बचाएगी, ठीक है। और प्रदर्शन को सुधार भी देती है। तो विविधता का सिद्धांत ये कहता है भाई, जो व्यायाम आप कर रहे हो, जो एक्टिविटीज आप करा रहे हो ट्रेनिंग में, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसको थोड़ा बदल बदल के कराना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। एनवायरमेंट आसपास का बदलना चाहिए टाइम टू टाइम। तो विविधता का सिद्धांत ये कहता है। आगे मैं चलूं, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई प्रत्येक खिलाड़ी है, उसकी आवश्यकताएं और जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी क्षमताएं होती है, वो अलग अलग होती है, सीधी सी बात है। यानी कि व्यक्ति भेद भेद का सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है। तो जो ट्रेनिंग तुम तैयार कर रहे हो ना, वो व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखो, ठीक है। तो मतलब कि जो उसकी क्षमता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम तैयार करो। ये नहीं कि सब अलग अलग हैं और सबके लिए तुमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रखा है, तो भाई एक ही से होगा वो, सबसे नहीं होगा, ध्यान रखना। यही वाली बात कह रहा है ये सिद्धांत, कि अलग अलग शारीरिक संरचना, क्षमता और सहन शक्ति के कारण सभी खिलाड़ियों की जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ना, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो भी अलग होना चाहिए, अलग हो सकती है, ठीक है। और पुनः शक्ति प्राप्त करने में भी अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग समय लगता है। कोई 5 मिनट में रिकवर कर लेता, थक गया, वो 5 मिनट में वापस शक्ति उसके अंदर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। किसी के अंदर 10 मिनट के बाद भी नहीं आती। तो उनकी पुनः शक्ति, यानी फिर से अंदर जो स्ट्रेंथ लाने की शक्ति है, जो पावर है, उनमें अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है, पूरे जो प्रशिक्षण का प्रोग्राम है, प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, उस सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। उनकी रुचियां, उनकी क्षमता, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। समझ आ गया, समझ आ रहा है भाई। तो ये ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत क्या कहता है। उसके बाद विशिष्टता का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि शरीर के किसी विशेष अंग या भाग का व्यायाम किया जाए, तो वह अंग जो है वो अधिक विकसित हो जाता है, ठीक है। और विशिष्ट खेल या प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मांसपेशियों और अंगों को लक्षित व्यायाम के माध्यम से विकसित किया जाता है। कहने का मतलब, मुझे पता तुम्हारे समझ कुछ नहीं आया, तो समझना क्या है तुम्हें कि जो विशिष्टता का सिद्धांत है ना, वो ये कहता है
कि मान लो जो स्पोर्ट्स तुम खेलने वाले, जिसके लिए तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुम्हें जिस मांसपेशी, जिस अंग की ज्यादा जरूरत है, तो उस अंग को विकसित करने के लिए तुम क्या करो, वो उस वैसे व्यायाम करो जिससे तुम्हारी वो मांसपेशियां, वो वाले अंग क्या हो, विकसित हो। ठीक है, यानी कि लक्षित व्यायाम और मांसपेशियां करनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, विशिष्ट खेल या क्रिया के अनुसार जो संबंधित मांसपेशियां, जो कि आप क्रिया करोगे, जो खेल खेलोगे, उससे संबंधित जो मांसपेशियां हैं, जो अंग है, उसी उसी से लक्षित व्यायाम, यानी कि उसी को गोल मानते हुए उसी को हमें निखारना, उस अंग को या उस मांसपेशियों को, वैसे व्यायाम हमें करने चाहिए। समझ आ गया? तो ये क्या विशिष्टता का सिद्धांत कहता है, समझ आ रहा है? आगे मैं चलूं, उसके बाद अब सक्रिय ग्रस्तता का सिद्धांत ये कहता है कि सिद्धांत के अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों को पूर्ण सक्रियता होनी चाहिए। नाम क्या है? सक्रिय ग्रस्तता, मतलब कि ट्रेनिंग में जो खिलाड़ी है ना, जो ट्रेनिंग वो ले रहा है, उसमें पूरा एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो ऊपरी मन से कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी नहीं, क्योंकि उसका मन तो उस चीज में है ही नहीं ना, क्योंकि उसका शरीर बस कर रहा है, उसका उसका मन नहीं कर रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी। सक्रिय ग्रस्तता का सिद्धांत ये कहता है भाई, जो प्रभावी परीक्षण, अगर तुम्हें प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना यानी इम्पैक्टफुल बनाना है, तो खिलाड़ियों को पूर्ण सक्रियता, क्रियाशीलता और अपनी इच्छा से भाग लेना चाहिए। यानी कि खिलाड़ियों को भाई पूरी अपनी इच्छा से, अपनी पूरी मन से, तन से, और पूरे एक्टिवली क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी क्या होगा भाई, प्रभावी प्रशिक्षण रहेगा। समझ आ रहा है? और आगे मैं बात करूं, प्रशिक्षण का बेहतर परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब खिलाड़ी मन से इसमें शामिल होते हैं। ठीक है भाई, मन से शामिल होगा खिलाड़ी, तभी क्या हो पाएगा भाई, प्रशिक्षण का बेहतर परिणाम निकल पाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग सफल कब होती है? जिस चीज की वो ट्रेनिंग ले रहा था, उस चीज में वो सफल हो जाए, तभी हम बोलेंगे भाई प्रशिक्षण का जो परिणाम है वो बेहतर निकल कर आता है। ठीक है, आपका पढ़ना भी तब सफल कब होगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वही बात है, तो सक्रियता होनी चाहिए भाई ट्रेनिंग में, तभी क्या इम्पैक्ट डालेगी, इम्पैक्टफुल प्रभावी प्रशिक्षण उसको हम कहेंगे। समझ आ रही है? ये सिद्धांत कहता है। उसके बाद चक्रियता का सिद्धांत, ये क्या कहता है भाई, जो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना, मतलब कि जो ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम आपका बना है, उसमें अलग अलग चरण होने चाहिए और चक्र में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब है क्या जाना चाहिए, किया जाता है, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, कुछ एक महीने की होती है, किसी की एक साल की होती है, किसी की हफ्ते की होती है, तो चक्र होते हैं खेल प्रशिक्षण के, इसको हम बोलते हैं चक्रियता का सिद्धांत। अब ये चक्र क्या होते हैं भाई, इनको जो हम चक्र में बांटते हैं, वो मेसो चक्र होता है, ठीक है, अब मैक्रो चक्र होता है और माइक्रो चक्र होता है। ठीक है, तीन चक्र बेसिकली होते हैं, इनके बारे में आप टेंथ कह रहा हूँ, 12th में पढ़ोगे, यानी अगले साल पढ़ोगे। ठीक है ना भाई? तो मेसो चक्र क्या होता है, बेसिकली मध्य अवधि होती है, मतलब कि एक महीने से लेकर लगभग 1 से 3 महीने, 6 महीने की अवधि होगी, जिसको मध्यम अवधि बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो चक्र क्या, सबसे लंबी अवधि, जो कि लगभग 1 साल तक चलती है। ठीक है, मैक्रो चक्र क्या होता है, ऐसा चक्र ट्रेनिंग का जो लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी। उसके बाद माइक्रो चक्र, माइक्रो चक्र में क्या होता है, छोटी अवधि की की ट्रेनिंग प्रोग्राम, लगभग 7 दिन, ठीक है, 15 दिन। तो इस आधार पर के चक्र बनाया जाता है, जैसे तुमको किस चीज की ट्रेनिंग करनी है, मतलब कि तुम्हारा किस पर्टिकुलर खेल के लिए तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, उसको कितना समय देना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हारे चक्र बांटे जाते हैं, तो वैसे ट्रेनिंग होती है। तो चक्रियता का सिद्धांत ये कहता है। समझ आ गया? बाकी तुम देख सकते हो भाई, मैक्रो चक्र सबसे लंबी अवधि होती है, सब आमतौर पर महीनों की होती है, जो कि मध्यम अवधि है। ठीक है, मध्यम अवधि भी कहते हैं ना इसको, तो लगभग महीनों की होती है, या 1-2 महीने की भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मध्यम वाला ये है। ठीक है ना, मैक्रो चक्र मतलब कि जो लगभग सालों की है, आमतौर पर महीनों महीनों में का मतलब यहाँ पर है 1 ईयर। ठीक है, तो सबसे लंबी अवधि ये होती है। उसके बाद है मैसो चक्र, ये होती है मध्यम की, जो लगभग 1 महीना, ठीक है, 1.5 महीने तक की चलती है, बाकी सालों साल तक आपकी ये वाली चलती है, मैसो चक्र वाली। उसके बाद आपके माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटी अवधि होती है, ठीक है ना, लगभग 3 से 10 दिन तक की होती है, सप्ताह कह लो। ठीक है ना, माइक्रो चक्र में तो छोटी अवधि होती है। और ये चक्र जो है ना भाई, ये प्रशिक्षण को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक और एक प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, वही बात है, तुमको देख डिसाइड करना पड़ेगा, जो ट्रेनर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा इसके लिए कौन सा चक्र बेटर है भाई, मैक्रो, मैसो, माइक्रो, ध्यान रखना पड़ेगा। और जब वो अच्छे से क्या करे पाएगा, जब चक्र ढूंढेगा, हाँ, चक्र को चुनेगा भाई, कौन सा चक्र इसके लिए बेटर है, तो प्रशिक्षण कैसा होगा, व्यवस्थित होगा, जल्दबाजी नहीं होगी, और क्या होगा, प्रभावी भी होगा। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत क्या कहता है कि सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। तो प्रदर्शन में सुधार के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की तैयारियां समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना, तो विशिष्टता का, सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत क्या है भाई, जो तैयारी करनी है ना, वो सामान्य भी करनी है और विशिष्ट भी करनी है। ये नहीं कि तुमने सब एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, विशिष्ट तैयारी कर ली,
तो काम नहीं चलेगा। सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत कहता है कि भाई दोनों तरह की बेसिक लेवल वाली ट्रेनिंग भी करनी है और एडवांस लेवल वाली भी ट्रेनिंग करनी है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट वाली ट्रेनिंग करनी है। तो अगर तुम्हें प्रदर्शन में सुधार करना है, परफॉर्मेंस में आपको निखारना है, तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की जो तैयारियां हैं वो समान रूप से इंपॉर्टेंट होती है। समझ आ गया? सामान्य तैयारी विशिष्ट तैयारी के लिए आधार काम करते, कहने का मतलब है जो आप विशिष्ट तैयारी करोगे जो कि आपके स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो भाई विशिष्ट तैयारी तुम करोगे ना, उसके लिए एक बेस, एक नींव का काम कौन करेगी? जो सामान्य तैयारी, जो बेसिक लेवल की तैयारी आपने करी थी। समझ आ गया? तो ये हो जाएगा। उसके बाद आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति करने का सिद्धांत। कहने का इसमें क्या होता है भाई कि जो प्रशिक्षण आप कर रहे हो ना उसमें आराम का भी टाइम होना चाहिए, ताकि आप फिर से क्या पुनः शक्ति प्राप्त कर सको। यानी कि लंबे लंबे टाइम तक आप ट्रेनिंग करे जा रहे हो, उसमें गैप होना चाहिए ताकि आप आराम कर पाओ और पुनः शक्ति प्राप्त कर पाओ। ठीक है, ये सिद्धांत हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण संबंधित क्रियाओं के बीच में जो प्रशिक्षण का टाइम चल रहा है भाई की, जो सत्र चल रहे हैं प्रशिक्षण के बीच में, या मान लो एक सत्र चल रहा है उसके अंदर मान लो 3 घंटे की ट्रेनिंग होनी है, तो उन 3 घंटे में भी क्या होना चाहिए? उचित क्या होना चाहिए? अंतराल होने चाहिए, यानी कि उसको आराम मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है। और ये शरीर और मन जो ये आराम और पुनः शक्ति अब दोगे बीच में जो उचित अंतराल दोगे आराम करने का, इससे क्या होता है? शरीर और मन दोनों को क्या फिर से पुनः ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने के अवसर मिल जाते हैं। ठीक है ना, वो बेटर तरीके से अपना ट्रेनिंग में हिस्सा ले पाएगा। अब अगला जो टॉपिक आता है, पहला टॉपिक था पूरा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्या है भाई? प्रशिक्षण भार, अति भार। अति भार बता चुका हूँ वैसे, लेकिन आपका ये अलग टॉपिक भी है तो दोबारा बता देंगे, ठीक है ना भाई। प्रशिक्षण भार में हम अति भार की बात करेंगे, अनुकूलन की बात हम करेंगे और पुनः शक्ति प्राप्ति की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों को ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं प्रशिक्षण भार की बात करता हूँ तो प्रशिक्षण भार है क्या भाई? एक एथलीट यानी जो खिलाड़ी है उसके द्वारा किए जाने वाले सभी व्यायाम और उनकी तीव्रता यानी कठिनाई का स्तर क्या है। अगर मैं बोलूँ भाई कि उसके कठिनाई का स्तर बहुत कम है, तो हम बोलेंगे भाई प्रशिक्षण भार बहुत कम है उसके ऊपर। लेकिन एक एथलीट है यानी जो खिलाड़ी है वो जो व्यायाम कर रहा है उसकी तीव्रता यानी कि वो कठिनाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके पास प्रशिक्षण भार ज्यादा है। तो प्रशिक्षण भार का मतलब क्या होता है? एक एथलीट द्वारा किए जाने वाले सभी व्यायाम और उनकी तीव्रता क्या, यानी कि कठिनाई का स्तर क्या है बेसिकली। ठीक है ना भाई, कठिनाई मतलब कि भाई ट्रेनिंग में मान लो कि उसको आ, कोई रेस करने के लिए वो कंपटीशन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब वो कंपटीशन है जो कि रेस वगैरह का है, उसमें उसको 500 मीटर या पूरा 1 किलोमीटर भी दौड़ना है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेनी है। तो हम क्या करेंगे? जो व्यायाम वो करेगा ना डेली दौड़ने वाला, अब वो डेली कितना दौड़ रहा है, ठीक है ना, वो उसका प्रशिक्षण भार होगा। मान लो कि उसकी क्षमता केवल 50 मीटर दौड़ने की है एक दिन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई? वो दौड़ कितना रहा है? 100 मीटर दौड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी क्षमता से ज्यादा है, यानी कि ये प्रशिक्षण भार ज्यादा है इसके ऊपर। लेकिन वो 50 मीटर की क्षमता है, लेकिन वो दौड़ कितना रहा एक दिन में? 25 मीटर, तो हम बोलेंगे भाई वो प्रशिक्षण भार उसके ऊपर बहुत कम है। समझ रहे हो? तो प्रशिक्षण भार ये होता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं। प्रशिक्षण भार के प्रकार होते हैं कितने? 3। सामान्य भार, श्रेष्ठ शिखर भार और अति भार। ठीक है, 3 क्या होते हैं भाई? 3 टाइप्स होते हैं प्रशिक्षण भार के, ध्यान रखना। तो पहला भाई सामान्य भार, तो ये वो अभ्यास या मेहनत होती है, ठीक है, या भार होता है या लोड आप कह लो, जिससे खिलाड़ी बिना किसी बड़ी परेशानी के क्या कर सकता है? आसानी से कर सकता है। सामान्य भार क्या है? बेसिकली इतना भार उसके ऊपर दे रहे हैं, उतनी मेहनत वो कर रहा है कि इतना अभ्यास वो कर रहा है जिसको बिना परेशानी के इजीली बिना थके वो कर सकता है। तो ये सामान्य भार आ जाएगा। जैसे कि रोज के बेसिक वार्म अप हो गया, ठीक है, या हल्के अभ्यास कोई हो गए जिन्हें करने में शरीर को ज्यादा तनाव महसूस या थकान महसूस ना हो, तो आ जाएगा भाई सामान्य भार में। उसके बाद मैं बात करूँ क्रेस्ट शिखर भार, उससे थोड़ा ज्यादा, जो हमने सामान्य भार की बात करी थोड़ा उससे हमने बढ़ा दिया भार, तो वो क्रेस्ट शिखर भार हो जाएगा। तो इस सामान्य भार से थोड़ा ज्यादा होता है, मगर खिलाड़ियों इस जो खिलाड़ी इसे अपनी क्षमता के अनुसार एडजस्ट किया संभाल सकता है ना। तो क्रिस्ट शिखर भार क्या होता है कि खिलाड़ी इसको अपने अनुसार अपने क्षमता के अनुसार इसको एडजस्ट कर लेता है, संभाल सकता है इतने भार को। ठीक है, और बेसिकली जो क्रिस्ट शिखर भार है इसका उद्देश्य क्या होता है? खिलाड़ी को सामान्य से कुछ अधिक मेहनत करवाकर प्रदर्शन को बढ़ाना। समझ रहे हो कि भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत कराना सामान्य से, और उसकी जो प्रदर्शन है जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना। समझ आ रहा है तुम्हें? ये ध्यान रखना, क्रेस्ट शिखर हो जाएगा। उसके बाद आता है भाई अति भार यानी कि ओवरलोड। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या है, उसकी क्षमता से हमने बहुत ज्यादा भार उसके ऊपर दे दिया, यानी कि ये खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक क्षमता से काफी अधिक होता है। उस वो मन से भी तैयार नहीं था उस भार के लिए, शारीरिक रूप से तो था ही नहीं, है ना। तो जब लेकिन उसकी शरीर और मानसिक क्षमता के हिसाब से ज्यादा तुमने क्या लोड डाल दे, उसको हम बोलते हैं भाई ओवरलोड बोलते हैं, ठीक है, अतिभार बोलते हैं। और अगर इसे सही योजना के तहत इस्तेमाल किया जाए तो ये उच्च स्तर प्रदर्शन करने में काफी सही सिद्ध होगा या साबित होगा। लेकिन अगर इसको ज्यादा या गलत तरीके से भाई उसमें भार डाला गया तो चोट या मानसिक दबाव भी उसको हो सकता है, कुछ आ, नुकसान उसको हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अति भार क्या है समझ आ गया होगा आपको। अब अति भार के लक्षण क्या क्या है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अति भार के लक्षण मतलब कि आपको हाँ लगे कि भाई अति भार आपको दिया जा रहा है, मतलब आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, आपको लगे भाई नॉर्मल, लेकिन अगर आपके पर आप ये सभी चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पर भी के अति भार लोड ओवरलोड आपके ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ओवरलोड, और ओवरलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अति भार के लक्षण आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या अति भार के लक्षण होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में लगातार दर्द होना, ठीक है, आपका अधिक हृदय दर हो रही है, मतलब कि जो हार्ट बीट है ना आपकी नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद लगातार थकान आपको देखने को मिल रही है, मानसिक थकान आपको देखने को मिल रहा है, आपको जो मन है वो थक चुका है। और चोट लगने की अधिक संभावना, मतलब कि आपको चोट लग सकता है, आपको लग रहा है। उसके बाद है अवसाद, यानी कि आप टेंशन में पहुंच चुकी हो, ठीक है, ध्यान रखना, आपको एक डिप्रेशन सा हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण है अति भार के जो आपको ये महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर अधिक अधिक भार थोपा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। ये क्या है भाई, तो अनुकूलन एडेप्टेशन का मतलब है कि आप क्या कर पा रहे हो, कोई चीज को आप एडेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है यार कि आप समझ लो कि आप वो पहले से नहीं कर रहे हो, आप कुछ काम पहले से नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो कुछ समय के बाद उसको धीरे धीरे आप उसको करने लग गए। तो आपने क्या कर लिया, उस चीज को आपने अनुकूल बना लिया अपने लिए, यानी कि उस चीज को आपने एडेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब उसको थोड़ी इसकी लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो जब हम कोई नई गतिविधि या व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग शुरुआत में उस काम में समय और मेहनत लगाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है भाई कुछ काम है, मतलब कोई गतिविधि है, कोई व्यायाम है जो उसको करते हैं, जो कि हमारा शरीर उसको दिमाग उसको नहीं जानता है कि उस काम को कैसे करना है, या उसने कभी करा ही नहीं है। तो उसको समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है उसको करने के लिए। लेकिन जब इसको हम डेली कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं भाई इसको करने का, तो धीरे धीरे क्या होता है, शरीर उस नए माहौल में खुद को ढाल लेता है, उस गतिविधि व्यायाम में खुद को ढाल लेता है, ताकि आगे चलकर वह काम को आसानी से कर सके वो। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। मतलब कि धीरे धीरे अपने शरीर को उस माहौल में ढाल लेना जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं था, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको एक इमेज से आप देख सकते हो भाई क्या है ये, उसको मतलब कि ट्रेनिंग दी जा रही होगी तो अडेप्ट कैसे कर रहा है, वो पहले ऐसे चल रहा था, अब ऐसे उसको दिया गया, तो धीरे धीरे क्या अब यहाँ से वो दौड़ पा रहा है इजीली। तो ये क्या आपको इसको अडेप्ट कर रहा है वो माहौल में, जो उसको उसने पहले करा नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है भाई धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर रहा है। तो इमेज आपको देख के थोड़ा समझ आ रहा होगा अडेप्टेशन क्या होता है, समझ आ रहा है। आगे मैं चलूं, उसके बाद है भाई पुनः शक्ति प्राप्ति यानी कि रिकवरी क्या होती है। तो अगर हम खेलों के संदर्भ में बात करते हैं और प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिता के पश्चात, प्रतियोगिता प्रशिक्षण खत्म हो गया, ठीक है ना, उसके बाद पहले जैसे सामान्य स्थिति में लौटने की प्रक्रिया को रिकवरी हम कहते हैं। कहने का मतलब है भाई कि प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग के बाद या आपका कंपटीशन पूरा हो गया उसके बाद वापिस फिर से अपनी स्थिति में लौटना है, ठीक है ना, मतलब थक तो गए हो, अब वापस आपको फिर से रेस्ट वाली स्थिति में भी तो आना है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं, रिकवरी कह रहे हैं, है ना। तो भाई पहले जैसे सामान्य स्थिति में आने की या लौटने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी हम बोल रहे होते हैं। आगे देखो, अब और भी रिकवरी की आपको और डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है, मतलब कि पूरा रिकवरी का ही टॉपिक है ये। तो प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान, ठीक है, शरीर को हुए नुकसान या क्षति, ठीक है, नुकसान क्षति का मतलब थकना या को और कुछ चोट वोट लग गई, तो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या कंपटीशन या प्रतियोगिता के बाद शरीर को हुआ नुकसान या क्षति की मरम्मत करनी है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यार, जैसे कि आप मान लो कहीं से आप बहुत तेज दौड़ दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, फिर आप जाके बैठ जाते हो शांति से एक जगह पे ही, या आप लेट गए, तो आप क्या कर रहे हो, वापस अपनी शक्ति को प्राप्त कर रहे हो, पुनः शक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो इसी को हम रिकवरी बोलते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद तीव्र शारीरिक गतिविधियों के बाद, यानी कि बहुत आप शारीरिक गतिविधि बहुत तीव्र यानी बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद शरीर को फिर से पहले जैसी सामान्य स्थिति में लाना है, तो उसके लिए आपको कुछ समय लगता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
इसलिए इसको रिकवरी को पुनः प्राप्ति भी हम कहते हैं कि भाई जो आप वापिस पहले से स्टेट में आओगे उसमें कुछ समय भी लगता है, डायरेक्ट तो आ नहीं जाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पुनः प्राप्ति बोलते हैं, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, ये हो जाएगा आपका। अब अगला जो आपका आता है वो है गरमाना, ठीक है, यानी कि वार्मिंग अप। गरमाना तो बहुत आसान है, आपको पता होगा वार्मिंग अप क्या होता है। कुछ भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना। मान लो आप ग्राउंड में पहुंच गए, आपको पता है कि 2-5 मिनट बाद मुझे यहाँ से एक बहुत लंबी रेस लगानी है, और अभी आप बिस्तर से उठ के ही आए हो, ठीक है, मतलब कुछ समय, तो आपकी बॉडी तैयार थोड़ी उस चीज के लिए। तो आप क्या करोगे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉगिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे। तो ये क्या है, आप गरमा रहे हो अपने शरीर को, यानी वार्मिंग अप कर रहे हो, ताकि आपने उस जो आपको खेल खेलना है, जो स्पोर्ट्स आपको करना है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो गरमाना एक कम अवधि की गतिविधि होती है, ठीक है, बेसिकली एक्टिविटी होती है, जो किसी भी गंभीर और निपुणतापूर्ण, ठीक है, गतिविधि करने से पहले की जाती है। मतलब कोई भी गंभीर और निपुणतापूर्ण गतिविधि का मतलब है कि जो जिसके लिए आप, जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, जो उनसे भी खेल आपको खेलना है, ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, गंभीर है, ठीक है, जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है, निपुणतापूर्ण गतिविधि के लिए, जो उससे पहले करी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गरमाना बोलते हैं, यानी वार्मिंग अप बोलते हैं। और व्यायाम से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। और एवं 10 मिनट के हल्के, अब इसमें आ जाएगा, इसमें 10 मिनट के हल्के व्यायाम आ जाते हैं भाई, ठीक है, जैसे भाई धीमी दौड़ आ गई आपकी, आ, कुछ व्यायाम हो गया, ठीक है, या मांसपेशियों की आपने स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं गरमाना में, ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं बात करूं भाई, जो वार्म अप है, जो गरमाना, इसके महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, कि गरमाने के महत्व क्या है, बहुत आसान है। तो गरमाना क्यों चाहिए, ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है ना। तो गरमाने का महत्व क्या है, शरीर के तापमान में वृद्धि, ताकि आपका शरीर, जो आप गतिविधि आप करने वाले हो उसके लिए तैयार हो जाए, आपका शरीर उसके लेवल पर आ जाए, शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका महत्व है। उसके बाद चिंता और तनाव को कम करने के लिए, मान लो आप उस गतिविधि के लिए बहुत टेंशन में, यार कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इसके लिए आप जो चिंता, आपको तनाव हो रहा है ना, उसको कम करता है क्या, गरमाना। सीधी सी बात है, आप थोड़ा जॉगिंग वगैरह कर लोगे, आपको शरीर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई अब ठीक है मैं तैयार हूँ। तो चिंता और तनाव को कम करने के लिए। वार्म अप चोट से बचाता है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत जॉगिंग कर रहे हैं, 10 मिनट के व्यायाम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी अब तैयार हो गई, तो आपको आगे जाकर चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद इससे मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी कि आपके शरीर को पता लग जाता है कि हाँ भाई अब जो मांसपेशी है वो लगातार काम करेंगे, तो इसलिए मांसपेशियों को ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां पहले अकड़ी हुई थी, सोई हुई थी, असक्रिय थी, अब वार्म अप करने से क्या हो जाएगी, मांसपेशियों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस ही तो है। उसके बाद लचीलेपन को बढ़ाता है, ठीक है, आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो तो आपकी जो नसें हैं, जो हड्डी जॉइंट वगैरह हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, है ना। तो लचीलेपन को बढ़ाता है आपका वार्म अप। उसके बाद शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, और सहन क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है, थोड़ी एंड्योरेंस आपकी जो होती है आपके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। और हो जाएगा कि ये प्रदर्शन के स्तर में सुधार करता है, यानी कि वार्म अप करा क्यों जाता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाए, उस गतिविधि के लिए आप तैयार हो जाओ, है ना। तो प्रदर्शन के स्तर में सुधार करने के लिए तब आपके हो जाएंगे क्या भाई, गरमाना का महत्व, यानी कि वार्मिंग अप के या वार्म अप करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। कितनी सारी बताइए मैंने आपको, 4-5 याद कर लेना, उसका एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये गरमाने का महत्व हो जाएगा। उसके बाद अब जो गरमाना या वार्मिंग अप है ना, इसके दो प्रकार है बेसिकली, मुख्य रूप से। पहला क्या भाई, सामान्य गरमाना। उसके बाद आपका क्या आता है भाई, विशिष्ट गरमाना, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं भाई सामान्य की, ठीक है भाई, सामान्य वार्मिंग अप क्या है या सामान्य गरमाना क्या है। तो इसमें क्या होता है भाई, पूरे शरीर को हल्की गतिविधियों से तैयार किया जाता है, जैसे कि धीमी दौड़ हो गया, जंपिंग हो गया, हल्के स्ट्रेच हो गए, यानी कि नॉर्मल आप तरीके से क्या कर रहे हो, उस गतिविधि के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, यानी सामान्य वार्मिंग अप कर रहे हो, ठीक है। इसमें बहुत हल्की गतिविधि आती है, 5 मिनट की, 10 मिनट की। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, शरीर के तापमान को बढ़ाना, ताकि आप जब वो एक्टिविटी आप करो, वो गतिविधि करो जिसकी आपने तैयारी करी है, उसका आप इजीली कर पाओ, ठीक है। रक्त संचार में सुधारना, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि जब आप वार्मिंग अप करोगे तो आपके शरीर को सिग्नल मिल जाएगा, हाँ भाई कि हमारा जो शरीर है वो ये करने वाला है, तो उसको फटाफट के जो रक्त संचार, जितना भी रक्त चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो उसको मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो मांसपेशी आपकी सक्रिय होती है उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, और ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी कैसे, आपके उस बॉडी पार्ट में, वो आपके रक्त से ही पहुंचेगी। तो रक्त संचार में सुधार जाता है,
ठीक है, किससे? वार्मिंग अप करने से। और उसके बाद मांसपेशी और जोड़ों का लचीला बनाना इसका उद्देश्य होता है, सामान्य गरमाना का। समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। और आगे मैं चलूं, उसके बाद है विशिष्ट गरमाना। ये क्या होता है? इसमें खेल या गतिविधि से जुड़े, मतलब कि जो आपकी खेल या गतिविधि आप करने वाले हो उससे जुड़ा जो वार्म अप है ना, वो करना, वो क्या हो जाएगा भाई? विशिष्ट। यानी कि आपने विशिष्ट खेल या विशिष्ट गतिविधि के लिए जो आपने गतिविधि करी आपने, ठीक है, जो पहले करनी होती है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट गरमाना। यानी कि इसमें खेल या गतिविधि से जुड़ी विशेष अभ्यास और गतिविधियां शामिल होती, जैसे कि बैडमिंटन से पहले रैकेट स्विंग करना। मतलब कि कोई बैडमिंटन खेलना है, उसका कंपटीशन है बैडमिंटन का, वो क्या करेगा? वो बैडमिंटन के लिए हैंड को स्विंग करेगा ऐसे, ठीक है। मतलब कि अब ये बैडमिंटन से जुड़ी तो है, ये जो वार्म अप ये कर रहा है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, हाथों को स्विंग कर रहा है। तो ध्यान रखना, यानी कि खेलों से जुड़ी, गतिविधि से जुड़ी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट गरमाना इसको हम बोल देंगे। और आगे बात करूं, बास्केटबॉल से पहले ड्रिबलिंग करना, ठीक है, और शॉट प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। होता है ना भाई, बास्केटबॉल से पहले क्या कर रहा है? वो ड्रिबलिंग कर रहा है, आपको पता होगा ड्रिबलिंग क्या है। और उसके बाद है शॉट प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या है बेसिकली? जो मांसपेशियां आपके गेम में यूज होने वाली हैं, उस गतिविधि में यूज होने वाली, उनको पहले से ही तैयार कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट गरमाना। इसका उद्देश्य बेसिकली ये होता है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई शिथिलीकरण। शिथिलीकरण क्या होता है भाई? कूलिंग डाउन, अपनी बॉडी को कूलिंग डाउन करना, लिमरिंग डाउन करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो शिथिलीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यायाम या खेल गतिविधि के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाना, ठीक है ना। आपने इस गतिविधि कर ली, आपने व्यायाम कर लिया, ठीक है, उसके बाद अपनी शरीर को, अपने शरीर की अवस्था को वापिस उस अवस्था में लाना धीरे धीरे, उसको हम क्या बोलते हैं? शिथिलीकरण बोलते हैं। मतलब कि आप अपने कुछ भी स्पोर्ट्स खेला गया, आपका शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा होगा, है ना। तो अपने शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा कम करना, सामान्य स्थिति में लाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कूलिंग डाउन करना, यानी शिथिलीकरण करना, ठीक है। तो शिथिलीकरण का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी भी व्यायाम या गतिविधि के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में धीरे धीरे लाना शिथिलीकरण कहलाता है। या किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण कार्य समाप्त होने पर एथलीटों को प्राय कुछ गतिविधियां जॉगिंग या चलने आदि के रूप में की जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब भाई, ये गरमाने की बात नहीं कर रही। आप करना, जैसे कि आप बहुत तेज दौड़ दौड़ के आ रहे थे, अब क्या करोगे? थोड़ा धीरे धीरे दौड़ोगे, धीरे धीरे दौड़ोगे। इसका मतलब कि आपने शरीर को आप थोड़ा वापस पुनः शक्ति दे रहे हो, आप वापस पहले जैसे स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो शिथिलीकरण है भाई, कि भाई एथलीटों को प्रशिक्षण समाप्त हो गया या कोई गतिविधि रह रही है पूरी समाप्त हो चुकी है, तो वापस अपनी उस अवस्था में आने के लिए जो एथलीट है कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, या जॉगिंग कर रहे हैं, या कुछ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको शिथिलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो बेसिकली खिलाड़ी करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? अब शिथिलीकरण का महत्व क्या है? तो शिथिलीकरण है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इसकी हम बात कर देते हैं। देखो, शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, मैंने बता दिया। अब आपका शरीर का जो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा होता है, तो आप कोई गतिविधि करके आए होते हो, समाप्त होगी, वापस उस स्टेज में आना, आपको शरीर को उस स्टेज में लेके आना है। यानी कि शरीर का जो तापमान है वो आपको कम करना है ना। तो शिथिलीकरण का महत्व है कि आपका जो शरीर है वो तापमान आपका कम हो जाता है, यानी सामान्य हो जाता है। तनाव में कमी करने के लिए, ठीक है भाई, आपको थोड़ा रेस्ट मिले, तो तनाव में कमी, चक्कर आने या बेहोशी की संभावना को कम करता है। शिथिलीकरण का मतलब, आप मान लो भाग भाग के बहुत तेजी से आ रहे हो और आप एकदम से रुक गए, फिर आपका सर घूम जाएगा, ध्यान रखना। तो चक्कर या बेहोशी ना आए। तो चक्कर या बेहोशी की संभावना को कम करता है क्या? कूलिंग डाउन, ध्यान रखना, शिथिलीकरण। उसके बाद है ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति। आप लगातार आप कोई गतिविधि करके आए हो, तो धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन को भाई जो लेवल वापस वही आना चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी में जा रहा है, ठीक है। या आप जो गतिविधि करके आए हो, तो आपको ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति के लिए भी कि आपको शिथिलीकरण बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसका महत्व है बेसिकली ये। उसके बाद मांसपेशियों में जकड़न नहीं रहती है इससे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो हृदय गति है ना, आपकी जो हार्ट बीट है वो प्रारंभिक चरण में वापस आ जाती है। जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपकी बहुत भाग रही होती है, जब आप शिथिलीकरण की प्रक्रिया में आते हैं तो वापस आपकी जो हार्ट बीट है, जो हृदय गति है, वो वापस सामान्य अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो ये शिथिलीकरण के महत्व है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, कौशल, तकनीक, युक्तियां और रणनीति, ठीक है ना। बेसिकली इनका कंसेप्ट क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं। कौशल, तकनीक, युक्तियां और रणनीतियां क्या होती है, बहुत आसान है, ध्यान रखना। तो पहले हम बात करें कौशल की, यानी कि स्किल की। तो कौशल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि लगातार अभ्यास से, क्या बोला मैंने? लगातार प्रैक्टिस से, अभ्यास से
किसी गतिविधि को इतने अच्छे से सीख लिया जाए कि वह लगभग अपने आप होने लगे, यानी कि स्वचालित होने लगे या खुद से होने लगे, है ना। तो स्किल का मतलब क्या है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली उस चीज की, आप उसके देवता बन गए, यानी माहिर हो गए उसमें आप, ठीक है ना। तो लगातार अभ्यास करने से किसी गतिविधि को आप इतने अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं कि वो गतिविधि आपसे खुद होने लगे, यानी कि स्वचालित होने लगे। तो हम क्या बोलते हैं, उसको कौशल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि अब मान लो कि पढ़ाना भी एक कला है, एक स्किल है। तो जैसे मेरे को माइक मिले, कैमरा ऑन हुआ, ठीक है, मैंने माइक लगाया, तो मैं खुद ही मेरा पढ़ाने का जो बोलना चालू कर दूं। तो जब मैं बोलूँगा हाँ कि मेरी स्किल है ये, और ठीक है मेरे संग ये होता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी खास कौशल के साथ जन्म तो लेता नहीं है भाई। ठीक है, बचपन से मैं थोड़ी ना पढ़ाना सीख गया हूँ, है ना। ना ही आप कुछ काम करते हो बचपन से आप सीखे नहीं होगे, आपने समय के साथ प्रैक्टिस करी है, आप सीखे हो, ठीक है। तो उसे क्या भाई, अभ्यास के जरिए ही सीखा जाता है और निपुण किया जाता है, निपुण बनाया जाता है उस स्किल को, उस कौशल को। तो कौशल का मतलब समझ आ गया कि लगातार अभ्यास करने से किसी गतिविधि को इतने अच्छे से कर लेना कि वो खुद ही होने लग जाए, अपने आप ही स्वचालित होने लगे, आपको सोचना ना पड़े। तो वो क्या भाई, कौशल होता है ना। और कौशल क्या है भाई, एक एथलीट की सही समय पर अगर मैं बोलूँ एक एथलीट के लिए कौशल क्या है बेसिकली, तो कौशल एक एथलीट की सही समय पर सफलतापूर्वक, नियमित रूप से और न्यूनतम प्रयास के साथ सही तकनीकों को चुनने और प्रदर्शन करने की क्षमता है। कि भाई क्या कर रहा है, एक एथलीट सही टाइम पे, कम प्रयास के साथ सही तकनीक का यूज कर रहा है और अपने प्रदर्शन को बेटर कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो उसका कौशल है, ठीक है ना। और एक पूरी गतिविधि को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को कौशल ग्रुप में जाना जाता है, यानी कि जो आपकी पूरी एक्टिविटी है, पूरी जो गतिविधि है आपकी, उसको आपने बहुत स्मार्टली तरीके से करा, बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से करा, प्रभावी ढंग से करा, तो ये क्षमता है ना, इसको भी कौशल बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो आप ही ने तो करा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको करता उतना प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि जो आपने करा ना वो आपकी स्किल है, ठीक है ना। आपने किसी गतिविधि को प्रभावी ढंग से करा, तो एक इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो आपकी क्षमता है, यानी जो व्यक्ति उसको कर रहा है, तो वो कौशल के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि स्किल के रूप में जाने जाते हैं। समझ आ गया भाई कौशल का मतलब, आगे चलते हैं। उसके बाद है तकनीक, यानी कि टेक्निक क्या होती है। तो तकनीक किसी भी खेल या घटना की मौलिक बुनियादी गतिविधियां, ठीक है। यानी हर खेल की तकनीक होती है, आपको पता है, हर खेल के लिए एक तकनीक का यूज करते हैं, उसको अगर हमें बैटर तुम्हें करना है, तो तकनीक किसी भी खेल या घटना की मौलिक बुनियादी गतिविधि होती है जो यूज करते हैं। और तकनीक जो होती है, जो टेक्निक होती है, वो कौशल को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, मतलब कि आपका कौशल उस टेक्निक को यूज करने में कितना अच्छा है ना। तो तकनीक क्या बेसिकली कौशल को प्रदर्शित करती है, ध्यान रखना। तो तकनीक बेसिकली जो हमारी स्किल है ना, उसको दिखाने का एक तरीका है ना। एक कौशल को एक से अधिक तकनीकों का उपयोग करने करके प्रदर्शित किया जा सकता है। बेसिकली जो स्किल है ना, उसको अच्छे से तकनीकों का उपयोग करके, एक से अधिक तकनीकों का उपयोग करके प्रदर्शित करा जा सकता है कि आप कितने स्किल्ड हो बेसिकली, है ना। जैसे कि एक टीचर है, ठीक है ना, एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो अलग अलग तकनीकों यूज करके उसको समझा रहा है, तो वही से उसकी कौशल का पता चलता है, उसकी टीचिंग स्किल का पता चलता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा ना कि तकनीक का मतलब बेसिकली है क्या। युक्तियों की बात करूं, युक्ति क्या है बेसिकली, टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो युक्ति एक तरीका है, या वो तरीके हैं जिनके द्वारा खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को मात देता है, ठीक है, या बेहतर होने या हारने की कोशिश करता है, ठीक है ना। युक्ति बेसिकली क्या है, एक ऐसी तरीका कि जिससे खिलाड़ी किसी दूसरे जो अपने खिलाड़ी है, उसको जो प्रतिद्वंदी है, उसको मात दे दे, उसको हरा दे, ठीक है ना। या जो खुद बेहतर होने की कोशिश करता है, उसको युक्ति बोलते हैं बेसिकली। और युक्तियां क्या है बेसिकली, रणनीति को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उपकरण है। मतलब कि जो मान लो कि आपने अपने प्रदर्शन को बेहतर करा है, अब उसको आपको जीतना भी है उस गेम को, तो उस गेम को जीतने के लिए आपको जो रणनीति बनाओगे ना, तो आप कुछ ना कुछ युक्तियां तो लगाओगे ही। तो युक्ति क्या होती है बेसिकली, रणनीति जो आपने बनाई है उसको पूरी करने के लिए जो आपने क्या क्या सोचा है, आप ये करोगे, तो वो युक्तियां हैं। तो रणनीति के उपकरण के रूप में रणनीति के गैजेट्स के रूप में युक्तियां काम करती हैं बेसिकली, समझ आ गया। तो ये युक्तियां हो जाएगा। उसके बाद है भाई रणनीति, ये टॉपिक थे ना हमारे, रणनीति लास्ट बचा है। तो रणनीति बेसिकली क्या है, रणनीति एक प्रतियोगिता में सफल भागीदारी के लिए समग्र योजना है, एक प्लानिंग है। रणनीति क्या है, एक अच्छे प्रदर्शन करने के लिए या जीतने के लिए, सफल भागीदारी करने के लिए जो एक योजना बनाई है, उसको हम योजना क्या बोलते हैं, रणनीति बोलते हैं। ये एक दीर्घकालिक योजना होती है, जो रणनीति हम बनाते हैं, एक लंबी दीर्घकालिक योजना होती है, जो विभिन्न प्रकार के युक्तियों का उपयोग करके लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित रहती है। यानी कि रणनीति में क्या होता है, तरह तरह की बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग करके
लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित ये रहती है ना। और आगे मैं बात करूं, रणनीति की एक बड़ी योजना होती है बेसिकली, जो भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखती है कि भविष्य में क्या स्थिति होगी, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न युक्तियों पर विचार करती है कि भाई लक्ष्य पूरा करना है, क्या इसके लिए युक्ति काम करेगी या नहीं करेगी, कौन कौन सी युक्तियां काम करेगी, अच्छा ये युक्तियां काम करेगी तो उसको हम करेंगे उस टाइम पर, ठीक है ना। तो ये क्या होती है भाई, रणनीति बनाते हैं हम, ठीक है। आपको खुद पता रणनीति क्या होती है बेसिकली, ध्यान रखना। ये हो जाएगा जैसे कि आप मान लो कि आपका एग्जाम है, अब आप पास होने के लिए अलग अलग रणनीति बनाओगे। रणनीति क्या बनाओगे, आप बोलोगे भाई 2 चैप्टर तू पढ़ लियो, 2 चैप्टर मैं पढ़ लूंगा, और पीछे वाले को बोलोगे भाई 2 चैप्टर तू पढ़ लियो। इससे क्या होगा, आपने एक रणनीति बना ली। और युक्तियां क्या है भाई, 2 चैप्टर आपने बांट दिए। ये टैक्टिक्स होते हैं, ऐसे गेम्स में होता है क्या रणनीति बना रहे हो आप जीतने के लिए, है ना। तो हर चीज में रणनीति चलती है, तो ध्यान रखना भाई रणनीति क्या होता है, समझ आ गया ना। अब हम बात करेंगे भाई डोपिंग का अर्थ, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन कहीं से बनेगा ना भाई, तो यहाँ से जरूर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, डोपिंग वाले पोर्शन से। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं पहले, कि डोपिंग का बेसिकली मतलब क्या, खिलाड़ी, ठीक है, अपने प्रदर्शन को बेटर बनाने के लिए, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाए, कुछ नशीली दवाओं का यूज कर ले, या कुछ शारीरिक गतिविधियां का यूज वो कर रहा है जो कि बैन है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो खेल संघ है, उन्होंने बैन कर रखी है, उसका वो यूज कर ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो जब एथलीट प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि जो बैंड है, जो बना कर रखे हैं, ये ऐसी विधियों का यूज कर ले जो कि बैन है, उसको यूज करके अपने खेलों में अपने प्रदर्शन को बढ़ाता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए नशीली दवाई यूज कर रहा है, स्टेरॉइड्स का यूज कर रहा है, ये क्या नशीली दवाई होती हैं, मतलब कि हमारे क्या नशीले पदार्थ जिससे प्रदर्शन बेटर होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो अगर खिलाड़ी इसका यूज कर रहा है जो कि बैन हो रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग। समझ आ रहा है। आगे मैं बात करूं, ये क्लासिफिकेशन है डोपिंग का, ध्यान रखना भाई। मैं बताना चाहूँ तो आपको, अगर हम देखें डोपिंग है, ठीक है, तो डोपिंग को हम कैटेगराइज करते हैं 2 भाग में। एक है भाई प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ, डोपिंग को हम बांट रहे हैं इसमें कि भाई प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ मतलब कि अगर हम उनको खाएंगे, यूज करेंगे, तो हमारा प्रदर्शन परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। उसके बाद है भाई कुछ शारीरिक विधियां, अगर हम इसको अपनाते हैं ऐसी शारीरिक विधियों को, तो भी हमारा प्रदर्शन बेटर हो जाएगा। तो अगर मैं प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ जिससे हमारा प्रदर्शन बेटर हो सकता है, तो उसमें आ जाएगा भाई उत्तेजक, ठीक है, यानी स्टूलमेंट जिसे हम कहते हैं, जीन डोपिंग आ जाएगा, ठीक है भाई, बीटा 2 आ जाएगा, ड्यूरेटिक्स आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा भाई नशीली दवाएं आ जाएंगी, पेप्टाइड हार्मोन्स आ जाएगा, कैन्ना वायरस आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ जिससे प्रदर्शन बेटर हो सकता है, तो इनके बारे में नहीं जानेंगे हम ये जानेंगे भाई इनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आता है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम जान लो भाई, ये कुछ होते हैं नशीले पदार्थ जिससे प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है, आपके एग्जाम में आया तो उनका सब नाम लिख देना, ठीक है ना। और कुछ दूसरा प्रकार क्या था भाई, शारीरिक विधियां जो यूज करके प्रदर्शन को बढ़ाया जाता है। तो शारीरिक विधि में आपका क्या आ जाएगा भाई, इसको भी हम 2 भाग में रखते हैं, एक रक्त ब्लड डोपिंग और दूसरा आपका जीन डोपिंग। अब रक्त ब्लड डोपिंग को भी 2 भागों में रखते हैं हम, पहला भाई ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और दूसरा हमारा होमोलोगस ब्लड डोपिंग। तो ये पूरा डोपिंग का चार्ट आपको ध्यान रखना है, माइंड मैप, कि डोपिंग को किस प्रकार से कैटेगराइज करा जाता है, बस ये ध्यान रखना है ना। तो हम बात करेंगे भाई डोपिंग के दुष्प्रभाव, यानी कि जो आप पदार्थ का यूज कर रहे हैं इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई इनकी, ठीक है ना, ब्लड डोपिंग की, फिर इसके प्रकार की हम बात करेंगे ऑटोलोगस और होमोलोगस की, फिर हम बात करेंगे जीन डोपिंग की। तो आपका पूरा ये खत्म है ना। आगे चलते हैं, तो दुष्प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका आता है भाई उत्तेजक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टूमुलेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं, अगर आप इसका यूज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भूख में कमी, ठीक है भाई, सिर दर्द हो सकता है आपको, तनाव हो सकता है, ठीक है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा, और सतर्कता बढ़ती है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको जो अलर्टनेस होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ क्या इसके प्रभाव है, ध्यान रखना। उसके बाद एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ये भी होता है भाई, इसके भी दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं देखो,
चेहरे पर अधिक बाल आना, मतलब कि आप अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हो, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो इससे क्या हो सकता है भाई, आपके शरीर पर अधिक बाल आ सकते हैं, ठीक है, चेहरे पर अधिक बाल आ सकते हैं। मानसिक धर्म में अनियमितता हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है भाई, मानसिक धर्म क्या होता है, जो आपका पीरियड्स का टाइम होता है ना, जो आपका इसका एक टाइम होता है, ठीक है, वो उसमें अनियमितता आ सकती है, मान लो कि बाद में वो आए ना, ठीक है, देरी हो जाए, तो वो कहने का मतलब है मानसिक धर्म में क्या हो जाए भाई, ठीक है, मानसिक नहीं मासिक धर्म, ठीक है ना, मासिक धर्म में अनियमितता। उसके बाद मूड का बदलना, आपका बार बार मूड बदल रहा है, ठीक है, तनाव आपको हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मानसिक अवसाद हो रहा है, मतलब कि डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर पुरुषों की बात करूं, पुरुषों में गंजापन हो सकता है इसकी वजह से, और उच्च रक्तचाप हो सकता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, ये प्रभाव हो जाएंगे। आगे बात करूं, आ, आपका है भाई कैनाबिनोइड्स, ठीक है ना। तो इससे क्या हो सकता है भाई, आपका एकाग्रता में कमी हो सकती है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है उसमें कमी हो सकती है। जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये सबके दुष्प्रभाव है, तो इसलिए ये बैन कर रहे हैं कि बेसिकली ध्यान रखना। और ये तो एक तो ये विश्वासघात भी है, मतलब कि बाकियों के लिए ये सही नहीं है भाई, कि वो अपना यूज करके प्रदर्शन को बेटर कर रहा है, तो ये फेयर तरीका नहीं होता ना, इसलिए डोपिंग को बैन कर रखा है, ध्यान रखना। ये सब इसको बंद कर रखा है। और इससे क्या होता है भाई, याददाश्त की समस्या भी हो सकती है, कि भाई आप भूलने लग सकते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। और फेफड़ों की क्षमता में कमी हो सकती है, मतलब कि जो सांस लेने की क्षमता है ना, जो फेफड़े हैं आपके, उसकी क्षमता जो है उसमें कमी हो सकती है। तो कैनाबिनॉइड्स के भी ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आगे मैं बात करूं, उसके बाद है भाई बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, इसका क्या है, इसको हम बीटा टू भी बोलते हैं, इसको इसको हम बीटा टू भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है भाई, खिलाड़ी की सहन शक्ति में कमी कर सकता है। भाई अगर बीटा ब्लॉकर्स यूज होता है, तो इससे भाई ज्यादा यूज करने से कि जो खिलाड़ी की सहन शक्ति, जो उसका एंड्योरेंस है, उसमें कमी आ सकती है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, और रक्तचाप, पेट संबंधी रोगों का होना, ये इसके सब क्या दुष्प्रभाव हैं बीटा ब्लॉकर्स के, है ना। समझ आ रहा है। आगे मैं बात करूं, उसके बाद है नशीली दवाई या नारकोटिक्स, इसका यूज कर रहे हैं, तो इससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है ना। और उल्टी, कब्ज जैसी समस्या आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है, बेहोशी की अवस्था में आप जा सकते हो, तो ये यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नारकोटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद है भाई डायरेटिक्स, ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि भाई शरीर में पानी की कमी हो सकती है, ध्यान रखना, चक्कर आना हो सकता है, और मांसपेशी आपकी भाई फट जाए, ये सबसे बड़ी समस्या इसकी रहती है। और पोटेशियम की कमी आपके शरीर में हो जाए एज अ मिनरल के तौर पर, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेटिक्स का हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबके भाई प्रभाव बड़े बेकार बेकार हैं, तो इनको यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद है भाई बीटा टू एगोनिस्ट, है ना। तो इससे क्या हो सकता है भाई, हाथ ठंडे पड़ सकते हैं अगर यूज आप कर रहे हैं, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी आना, नींद कम आना, अवसाद आदि। और समझ आया, तो बीटा टू एगोनिस्ट का ये है। अब ये देखो, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबके दुष्प्रभाव जो आपने पढ़े ना, सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, सिर दर्द, अवसाद, ठीक है, चक्कर आना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है, तो मतलब कि आप ध्यान रखो भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर तुम्हें लग रहा हो भाई कितने सारे कैसे याद करेंगे यार, सबका तो इतना सारा है, अरे भाई एग्जाम में अगर आ जाए ना, तो ध्यान रखना भाई, ये सिर दर्द, उल्टी सब तो कॉमन है, सब में लिख सकते हो ना, तो एक आध और याद कर लो, हल्का हल्का, तो आपको सबका कवर हो जाएगा, ठीक है भाई, कि किस दवाई से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई रक्त ब्लड डोपिंग, ये सिर्फ ब्लड डोपिंग इसको हम क्या लेते हैं, फिर इसके दो पार्ट है उसके हम बात करेंगे, फिर जीन डोपिंग की बात करेंगे, और आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। तो पहले हम बात करें ब्लड डोपिंग की। तो ये क्या बेसिकली जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने को लेकर है, ठीक है ना। इसकी हम बात करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आपके शरीर में लाल रक्त कणिका, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की वृद्धि करके आपके प्रदर्शन को बढ़ाने की जब बात आ जाए, ठीक है, तो उसको हम ब्लड डोपिंग कहते हैं। तो ये लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है, जिसे गलत माना गया है और प्रतिबंधित प्रक्रिया माना गया है, ये बैन है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार से कि तुम अपना आरबीसी को बढ़ा रहे हो ब्लड डोपिंग के तहत, ये बैन माना गया है, ठीक है। तो उसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करते हैं। आगे हम बात करें ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग की। इसमें क्या होता है भाई, कुछ हफ्ते पहले, यानी कि जो आपकी खेल प्रतियोगिता होने वाले उससे कुछ हफ्ते पहले या करा खिलाड़ी अपने शरीर में रक्त को चढ़वा ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। और वहीं हम बात करें होमोलोगस ब्लड डोपिंग की, तो इस विधि में क्या होता है कि एक व्यक्ति से ताजा रक्त लेकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है, ठीक है, गलत चीज है जो कि इसलिए बैन है।
इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करी जाती है, उसको बढ़ाया जाता है। और इससे क्या होगा, उसकी शारीरिक सहन शक्ति, जिसमें चढ़ाया जा रहा है ताजा रक्त, ठीक है, किसी दूसरे का, और उसके प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, उसकी सहन शक्ति, उसकी प्रदर्शन को बढ़ाना होता है, इसका मेन पर्पस। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है भाई जीन डोपिंग। क्या होता है, जीन डोपिंग, ठीक है ना। तो जीन डोपिंग बेसिकली क्या है, जीन का मतलब क्या होता है भाई, जीन से होता है, ठीक है ना। तो जीन डोपिंग क्या है भाई, कि खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जीन के साथ छेड़छाड़ करना, है ना। तो भाई कोशिकाओं या जीन का जोड़ तोड़ करना, या जोड़ तोड़ करने की प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन डोपिंग बोलते हैं। और ये बेसिकली सामान्य सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जीन डोपिंग बेसिकली क्यों करा जाता है, ताकि जो कोशिका है ना, उनके जो कार्य है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको हम जीन डोपिंग हम बोल रहे होते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, सारे टॉपिक कर रहे हैं, कुछ स्किप हमने नहीं करा है, और आपको अच्छे से समझ भी आ गया। और यहाँ पर जो आपका फिजिकल का सिलेबस है ना, वो समाप्त हो जाता है। आपको कैसा लगा भाई, आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और क्या आपको चाहिए आपके सब्जेक्ट के लिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको अब मजा आ रहा होगा, ठीक है, आपका सिलेबस खत्म हो गया है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या कर सकते हैं भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।